देखिए, आज अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनल अकाउंट पे आ गए। तो आज की क्लास से पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट में उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे कि ईयर एंड एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले आप समझिए फाइनल अकाउंट होता क्या है। तो फाइनल अकाउंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है, और लास्ट में जो चीज़ होती है वो फाइनल होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच है, फुटबॉल का मैच है, एग्जांपल के लिए कि शुरू से ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लास्ट में जब उसका एंड होना होता है तो एक आखिरी जो मैच होता है उसको बोलते हैं फाइनल। तो उसमें डिसाइड होता है, फाइनल हो जाता है। तो नाम से यही लग रहा है फाइनल अकाउंट से कि अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे लास्ट में रिपोर्ट्स बनती हैं, मतलब इसके बाद अब आप कोई स्टेटमेंट्स, कोई रिपोर्ट्स नहीं बनाते आप, यही आखिरी रिपोर्ट्स होती है। तो उसे हम नाम दे देते हैं फाइनल अकाउंट। आप जनरल एंट्री से आपने शुरू करा कि जनरल एंट्री कैसे बनती है। पहले तो समझा आपने ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, फिर जनरल एंट्री करना सीखा, फिर आपने उससे लेजर बनाना सीखा, फिर कैश बुक और ट्रायल बैलेंस करना सीखा, फिर डिस्काउंट की एंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखा, फिर डेप्रिसिएशन और ईयर एंड एडजस्टमेंट सीखा। ये सब करने के बाद सबसे लास्ट में जो काम होगा वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, और चूंकि सबसे एंड में बनता है तो उसका नाम हो गया। तो फाइनल अकाउंट कोई एक अकाउंट्स नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ अकाउंट्स है। मतलब कई सारे स्टेटमेंट को जब मिला देंगे तब वो फाइनल अकाउंट बनता है। तो इसीलिए लिखा मैंने कि इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग, पीएल, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्या? फाइनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी फाइनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फाइनल अकाउंट है, और बैलेंस शीट भी फाइनल अकाउंट ही है। बट इसके बनाने का एक तरीका है, इसे बोलते हैं स्टेप्स या प्रोसेस, प्रोसीजर। सबसे पहले आप बनाएंगे इन तीनों में ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होके आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे क्या मालूम चलता है? नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में, और ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, कैपिटल। यानी पहला काम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जब वो बन जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बन जाएगा तब, जैसे कोई चाहे कि हम बैलेंस शीट पहले बना लें तो बनेगा ही नहीं। जैसे आपको मकान बनाना है 3 मंजिला, तो 3 मंजिला से शुरू करेंगे कि 1 मंजिला से? हाँ, पहले तो, हाँ, तो पहले ये शुरू करेंगे आप। जब ये बन जाएगा ना तभी ये बन पाएगा।
उसका आधार मिलेगा, बेस मिलेगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये बना। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेप्स है, यही फॉलो करना पड़ेगा। अब हमें ये समझना है कि जो अकाउंट्स होता है वो 3 तरह का अकाउंट्स होता है। एक अकाउंट्स का नाम है पर्सनल अकाउंट, एक का नाम है रियल अकाउंट, और एक का नाम है नॉमिनल अकाउंट। इन दोनों से, पर्सनल और रियल से, बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में कभी नॉमिनल अकाउंट नहीं आता। बैलेंस शीट में 2 ही अकाउंट का यूज होता है, पर्सनल और रियल। लेकिन नॉमिनल अकाउंट से 2 अकाउंट्स बनता है, पहला ट्रेडिंग और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट के बारे में मालूम होना चाहिए। खैर वो हम लोग को पता है कि नॉमिनल में क्या आता है। नॉमिनल का रूल है ना, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम एंड गेन्स आर, उसी से बनता है ये। और रियल में क्या आता है? असेट्स, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। और पर्सनल में क्या आता है? लायबिलिटीज। लोन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो इससे बनता है बैलेंस शीट और इन दोनों से बनता है ट्रेडिंग एंड पीए। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम 2 तरह की होती है। एक इनकम होती है डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम। एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम को हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, इससे जो पैसे बच्चों से आते हैं, स्टूडेंट से, वो ऑपरेटिंग है। और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में पैसा जमा किया या कहीं पे बैंक में जमा किया है, कुछ भी इन्वेस्ट किया है, तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहता है। या मकान किराए पर दे दिया है और कुछ नहीं करना है और हर महीने किराया, तो वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही है। वो पैसा मिल रहा है, रेंट से पैसा आ रहा है, इनकम है। और एक इनकम ऐसी है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एंगेजमेंट जरूरी है। ऐसे ही एक्सपेंस 2 प्रकार का होता है। खर्चा, एक खर्चे का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक का नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो खर्चा परचेज से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो खर्चा सेल्स से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, एडमिन से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, उसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस से बनाते हैं, और जब पीएल बनाते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से बनाते हैं। इससे ये मालूम चला कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा। बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम
और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आएगा, ये आता है। और बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ? तो फाइनल अकाउंट के अंदर कितने अकाउंट्स आते हैं? 3। कौन कौन से? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। इन तीनों में क्रम है, मतलब पहले क्या बनाएंगे आप? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से मालूम क्या चलता है? फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके चला जाता है तो पीएल बनाते हैं। फिर पीएल से क्या पता चलता है? फिर ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है और उससे क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। जब ये तीनों स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो 3 अकाउंट का यूज करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ट्रेडिंग और पीएल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट। और बैलेंस शीट बनाने के लिए, अब आप बताइए कि अनुराग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो अब तीनों अकाउंट में अनुराग को कहाँ दिखाया जाएगा? क्लियर? बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि पर्सनल और रियल कहाँ जाता है? अच्छा, दूसरा सैलरी कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस है ये, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग या पीएल में। अब ये डिसाइड करना कि ट्रेडिंग या पीएल में, दोनों में, किस में? तो अगर सैलरी डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट है तो सैलरी किससे रिलेट करता है? ऑफिस से, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। तो किस में जाएगा सैलरी? पीएल में कि ट्रेडिंग में? परचेज एक्सपेंस है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? परचेज जो होता है, परचेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये किससे रिलेट कर रहा है? डायरेक्ट। तो ये किस में जाएगा? ट्रेडिंग में। सेल्स इनकम है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? ऑपरेटिंग है, बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के, एंगेजमेंट के वो सेल होगा ही नहीं। तो सेल डायरेक्ट इनकम है, तो सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में? डायरेक्ट का संबंध ट्रेडिंग से है, तो सेल्स क्या है? डायरेक्ट है, तो ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में? किसको? नहीं, वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है ये जो। हाँ, हम तो इनकम की बात कर रहे थे, ये तो एक्सपेंस लिखा हुआ है। सेल्स कभी एक्सपेंस नहीं होता है। सेल्स का मतलब सेल्स में कमीशन, सेल में इंसेंटिव, सेल्स में बहुत सी, सेल्स में ऐसे काम करने पड़ते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, जिससे सेल्स आपका, मतलब वो सेल्स संबंधी खर्च मैं लिखना चाह रहा था, सेल्स रिलेटेड। खैर, इनकम में यहां पर क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम में ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा? सेल्स। सेल्स ऑपरेटिंग है, क्योंकि बिना आपके सेल्स होगा ही नहीं। हाँ, खैर वो क्लियर कर दिया मैंने। रेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में? ठीक। फर्नीचर नहीं, वो तो खर्चा है ही नहीं, असेट्स है ना, रियल, रियल असेट्स है, बैलेंस शीट। कंप्यूटर बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर कहाँ दिखाया जाता है? नहीं, सिर्फ फर्नीचर बैलेंस शीट में। कैश, कैश असेट्स होता है। बैंक बैलेंस असेट्स होता है, तो कहाँ जाएगा? अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का संबंध किस अकाउंट से? पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट दिखाया कहाँ जाता है?
तो लोन भी कहाँ गया? बैलेंस शीट में। हमें यही पहचानने की कोशिश करना है कि किसको कहाँ दिखाएंगे। जैसे बिल्डिंग को दिखाना है, बिल्डिंग को तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे कि बैलेंस शीट? क्लियर है। मशीनरी को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट। रिपेयरिंग को कहाँ दिखाएंगे? पीएल में। परचेज को कहाँ दिखाएंगे? डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में। आप ऐसे समझ लीजिए या आप ऐसे बोल दीजिए कि सर एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, और सर अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट है तो पीएल में। तो ऐसे ही बोल दीजिए। इनकम डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएल में। तो इतना तो क्लैरिटी होना चाहिए। चलिए, इनकम में कंफ्यूजन है कि कौन सी इनकम, तो हम बता रहे कि इनकम डायरेक्ट हो तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट हो तो पीएल में। इतना तो क्लियर है। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग बनता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम से क्या बनता है? पीएल। और बैलेंस शीट किससे बनता है? हाँ, असेट्स और लायबिलिटी से, या पर्सनल या रियल से। रफ कर दूं? इधर वाला रफ करता हूं। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं, कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं। पहला जो साइड होता है वो डेबिट का होता है, पार्टिकुलर लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखा जाएगा, फिर पार्टिकुलर। और राइट साइड को कौन सा साइड बोलते हैं? क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ये वो स्टॉक है जो पिछले साल क्या हो गया था? बच गया था, तो उसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो जो बच जाएगा उसे फेंक देंगे, या वही अगले साल ओपनिंग बन जाएगा? वो ओपनिंग बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हमने परचेज किया होगा। और परचेज कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट। जो अभी ओपनिंग दिख रहा है आपको, एक्चुअली वो परचेज से आया होगा ना। ओपनिंग और क्लोजिंग किस वजह से होता है? बिना परचेज किए होगा ही नहीं। आपने परचेज किया, फिर सेल किया, फिर बच गया, तो परचेज वाला ही तो बच गया, तो उसको क्लोजिंग बोलते हैं। और वही अगले साल ट्रांसफर करें तो ये खरीदा हुआ है, पहले का, पिछले साल का खरीदा हुआ सामान है, तो डायरेक्ट के अंदर आता है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं। फिर इस साल आप नया भी तो खरीदेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परचेज। ये भी डायरेक्ट है। फिर हो सकता है आप कुछ वापस कर दें, तो परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। फिर वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये याद रखना है आपको कि ये हमेशा डायरेक्ट होगा। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कितनी चीजें आती हैं? 1 2 3 चीज हम जान गए। कहाँ आती हैं? ट्रेडिंग में। और ये हमेशा आएंगे। पहले ओपनिंग आएगा, फिर परचेज, फिर वेजेस, फिर चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब खरीदने पर भाड़ा। तो खरीदना डायरेक्ट है एक्सपेंस, तो उस पर भाड़ा भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर खरीदना क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको जब तक हम अपने ऑफिस में, अपने गोडाउन में,
अपनी शॉप में न लेते आए तब तक उस पर किया गया हर खर्चा डायरेक्ट ही होगा। तो कैरेज इनवर्ड भी ये भाड़े को बोलते हैं। कैसा भाड़ा? लोकल एक्सपेंस। जैसे आप दिल्ली से माल मंगाए तो ट्रांसपोर्ट नगर में आ गया है, तो ट्रांसपोर्ट नगर से यहाँ सिविल लाइन मंगाने का जो भाड़ा है उसका नाम है कैरेज। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट भी भाड़ा होता है। ये वो भाड़ा है जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जो दिल्ली से इलाहाबाद आया है, ये भी खरीदने ही पे खर्च हो रहा है, ये भी डायरेक्ट हुआ। ये भी खरीदने से संबंधित है तो डायरेक्ट हुआ। ये जो हमने क्रम लिखा है, ऊपर का 2 क्रम सही रखिएगा, पहले ओपनिंग और फिर, और नीचे का क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेजेस मिला ही नहीं आपको तो आप ढूंढ रहे कहाँ वेजेस गया, नहीं, छोड़िए उसको, आगे देखिए क्या है तो वो लिखिए। वो भी नहीं है तो अगला देखिए। अब ये नहीं कि नहीं है तो जगह छोड़े हुए हैं उसके लिए कि जब आएगा तो वहाँ लिखेंगे, आप ठीक उसके नीचे लिखिए। मतलब इन्हीं में से कोई होगा तो आपको लिखना है। ऊपर का दोनों क्रम सही रहना चाहिए, पहले ओपनिंग, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं क्रम सही लगेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि बचा हुआ सामान नीचे आप दिखा रहे हैं, पहले तो वही आएगा, फिर परचेज आएगा, उसके बाद उसके खर्चे। इसके अलावा एक खर्चा और आता है कस्टम ड्यूटी। बहुत सारे लोग सामान विदेश से मंगाते हैं बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी किससे संबंधित हो गया? खरीदने से संबंधित हो गया। तो जब खरीदना डायरेक्ट है तो उससे संबंधित सारे खर्चे, तो कैरेज इनवर्ड भी खरीदने से संबंधित भाड़ा है, फ्रेट भी खरीदने से संबंधित भाड़ा है, और कस्टम ड्यूटी भी है। इसके अलावा रॉयल्टी। कई बार हम रॉयल्टी पे करते हैं तब हम कोई चीज़ को बना के बेच सकते हैं। जैसे द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का किताब है और हम पब्लिशर हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करके बेचें, तो उनको हमें उनसे या उनके परिवार से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, और उसका एक फीस हमको, तब हम प्रिंट, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो वो भी हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि बिना ये पे किए हम उसको कर नहीं सकते, तो रॉयल्टी भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा फैक्ट्री में, कंपनी में गैस वाटर का बहुत यूज होता है। आजकल तो फैक्ट्रियां, प्लांट्स बिना गैस वाटर का चलता नहीं है, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, ये भी डायरेक्ट है। इसके अलावा और भी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो तो उसे भी आप अदर में डाल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं हम लोग इनकम साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे बाई सेल्स। सेल्स इनकम होता है, और अगर कस्टमर वापस कर देगा तो सेल्स रिटर्न, इसमें से माइनस हो जाएगा। फिर सामान कुछ बच गया, भाई जितना खरीदते हैं जरूरी नहीं है सब बिक जाए, कुछ बच जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसको भी इनकम साइड दिखाते हैं, जो बच गया। अब टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो क्या मतलब? इनकम ज्यादा हुआ, क्योंकि क्रेडिट मतलब इनकम साइड और डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड। अगर इनकम ज्यादा हुआ और एक्सपेंस कम तो आपको क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, क्या होगा? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपेंस ही ज्यादा हो गया हो और इनकम कम, तो क्या हो जाएगा? लॉस।
तो उसको लिखेंगे आप बाय ग्रॉस लॉस, इधर लिखेंगे। दोनों एक साथ हो सकता है, प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, एक ही होगा। तो दोनों तरफ लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हो जाएगा, एक होगा। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। अब आपके बुक में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। मिला? मिला एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल, प्रिपेयर ट्रेडिंग अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 141। मिल गया? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सामने है, आपको देखते रहिएगा। डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने क्या बताया है, देखिए उसमें होगा कहीं, तो लिख दीजिए 2000 रुपये। सेकंड नंबर पे बताइए परचेज कितना, 1 लाख। रिटर्न भी है क्या, देखिए परचेज रिटर्न, तो डायरेक्ट इधर लिख देते हैं बाहर। फिर देखिए और क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में, देखिए इनमें से कुछ भी होगा तो लिख दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस 10,000। फिर देख लीजिए कैरेज इनवर्ड भी है इसमें, टू कैरेज इनवर्ड कितना, ये भी 10 है। वेजेस भी 10 था, कैरेज इनवर्ड भी। फिर देखिए फैक्ट्री वही ना, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये आएगा इधर टू फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट है कि एक्सपेंस है, ठीक है, कितना। फिर ऑफिस नहीं आएगा, पीएल में चला जाएगा। कैरेज आउटवर्ड भी हम नहीं लिखे हैं कहीं, देखिए इनवर्ड लिखे थे, तो वो भी नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब पीएल में चला जाएगा। अब सेल्स है तो रिटर्न पहले नहीं, सेल्स पहले आएगा। बिना बेचे रिटर्न कैसे होगा, सेल्स कितना है, 1.5 लाख, और सेल्स रिटर्न घटा दीजिए। अब कुछ बचा भी होगा, क्लोजिंग। अब चलिए जोड़ते हैं, तो वो ऑफिस से इनडायरेक्ट है, इससे संबंधित नहीं है ना, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। इसमें से कोई छूटा हो तो बताइए, ये किससे रिलेटेड है, तो बस यही ट्रेडिंग में आएगा। और इससे मिलता जुलता अगर नहीं दिख रहा है तो फिर क्या है, वो इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। तो एक सिंपल है समझने के लिए, जोड़िए। जिसका टोटल अधिक लग रहा हो उसको पहले जोड़िए, 1,50,000, ये अधिक है तो इधर भी 1,50 ही लिखना पड़ेगा, बराबर। अब आप ये जोड़िए, 1,27 घटाइए, 23,000 होगा। देखिए कितना दिया है आंसर में, नीचे लिखा होगा, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। फिर दूसरा करते हैं,
उसके नीचे असाइनमेंट दिया होगा, ये असाइनमेंट है। तो क्या लिखना होगा सबसे पहले, तो बताइए कितना है। हाँ, 2 लगा के लिखते हैं इधर, 1,00,000। आगे बताइए कितना, देख लीजिए परचेज रिटर्न है, तो वो माइनस होगा इसमें से, परचेज रिटर्न। ऊपर वाले में नहीं था रिटर्न, तो पूरा लिख दिया गया था, 4,50,000। फिर वेजेस भी आ जाएगा, 44,000। कैरेज इनवर्ड भी है, कितना, 8,000। गैस एंड वाटर भी इसी में आएगा, 20,000। सेल्स तो इनकम साइड में चला जाएगा, बाई सेल्स। सेल्स पहले बताइए, सेल्स रिटर्न घटा दीजिए, और क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कर देते हैं, 9,10, मतलब 9,10,000। अच्छा है, 9,10। अब आप जोड़िए इसको, 4,50,000 और 1,00,000, 5,50,000, 40 और 60, तो ये हो गया 6,10,000, और ये 22,000, 6,22,000 हुआ। आप जोड़िए, 8 4 12, 2 और 4 6, और 5 11, और 1 12, 6 लाख। इसमें से घटा दीजिए, टोटल में से। कितना अंतर आ रहा है, इसी को बोलेंगे ग्रॉस, इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बंद करिए।